मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी जागृत की थी, रिफ्रेश। ये मुझे 1 मीटर के दायरे में मौजूद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को उनकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ले जाने की पावर देती थी। लेकिन असलियत में मैं किसी किताब पर रिफ्रेश इस्तेमाल करता तो वह फिर भी सिर्फ एक किताब ही रहती। तौलिया रिफ्रेश करता तो वह भी वैसा का वैसा ही रहता। इसीलिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। उसने आखिरी बचा आधा पैकेट क्रैकर्स उठाया और दूसरे आदमी की कार में बैठ गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाने से पहले उसने खाली नूडल कप मेरे पैरों के पास फेंक दिया, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूँ। फिर ठंडी आवाज में बोली, मुझे दोष मत दो बेबी, तुम्हारी एबिलिटी बहुत बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली कप को घूरता रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। मैंने धीरे से कहा, रिफ्रेश। अचानक हवा में ब्रेज्ड बीफ की गहरी खुशबू फैल गई। फटे हुए पैकेट के अंदर अब करीने से रखे हुए नूडल्स और 3 सीजनिंग पैकेट्स मौजूद थे। मैं वहीं पूरी तरह जम गया। तो मेरी एबिलिटी बेकार नहीं थी, हम सबने इसे गलत समझा था। यह तथाकथित ओरिजिनल स्टेट में लौटाना किसी चीज को कुछ सेकंड पहले वाली हालत में नहीं ले जाता था, बल्कि यह उसे उसकी फैक्ट्री फ्रेश कंडीशन में वापस भेज देता था। एक खाली नूडल कप की शुरुआती स्टेट क्या थी? एक बिल्कुल नया अनओपन्ड नूडल कप। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन ये डर नहीं था, ये प्योर एक्साइटमेंट था। मैंने उस लूटे जा चुके कन्वीनियंस स्टोर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। शेल्व्स पर फटे हुए स्नैक पैकेट्स, खाली बॉटल्स और हर तरफ कचरा बिखरा पड़ा था। दूसरों के लिए यह सब ट्रैश था, लेकिन अब मेरे लिए ये एक एंडलेस ट्रेजर था। मैंने तुरंत नूडल्स पकाने की गलती नहीं की। अपोकलिप्स की दुनिया में खाने की खुशबू अनवांटेड डेंजर को खींच लाती थी। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोरेज रूम में चढ़ गया, फिर भारी शेल्व्स लगाकर दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया। और जब मुझे यकीन हो गया कि मैं सेफ हूँ, तभी मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली कप जमीन पर रखा और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। मेरे सामने रखा कप हल्का सा कांपा, जैसे पानी में लहर उठी हो, और अगले ही पल वहाँ एक बिल्कुल नया नूडल कप मौजूद था। फिर से मैं लगातार यही दोहराता रहा, अपने एक्साइटमेंट को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए। सिर्फ 10 मिनट बाद मेरे सामने नूडल कप्स का एक छोटा सा ढेर लग चुका था। मेरे सामने अब 6 स्टार इंस्टेंट नूडल कप्स का छोटा नहीं, बल्कि पूरा पहाड़ खड़ा था। मेरी एबिलिटी का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड का था, मतलब अब मेरे पास अनलिमिटेड नूडल्स थे। फिर मेरी नजर पास पड़ी एक खाली वाटर बॉटल पर गई, रिफ्रेश। और अगले ही पल वहाँ 500 मिलीलीटर्स की प्यूरिफाइड वाटर बॉटल मौजूद थी। अब मेरा दिल पहले से भी तेज धड़कने लगा। मैंने जमीन पर पड़े एम्प्टी फर्स्ट एड किट को उठाया और उस पर भी रिफ्रेश इस्तेमाल किया। अचानक मेरे हाथों में एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट आ गया। फूड, वाटर, मेडिसिन, अपोकलिप्स की सबसे कीमती रिसोर्सेज अब मेरे लिए कभी खत्म न होने वाली थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं धीरे से हंस पड़ा। लू रुयान, तुमने कहा था मेरी एबिलिटी बेकार है ना? बस इंतजार करो, एक दिन तुम मेरे सामने घुटनों पर गिरकर भीख मांगोगी। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को उसी वेयरहाउस में बंद रखा। वेयरहाउस में पड़ा खाली पैकेजिंग मटेरियल अब मेरे लिए रॉ मटेरियल बन चुका था। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, जो भी खाने लायक था, मैं उसे रिफ्रेश करके बड़े बड़े क्रेट्स में भरता गया। पूरे कोने में ड्रिंक्स और बॉटल्ड वाटर का ढेर लग चुका था। लेकिन सबसे जरूरी चीज मुझे तब मिली जब मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर और पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव मिला। मैंने दोनों को रिफ्रेश किया और आखिरकार इतने दिनों बाद गर्म खाना बनाने का मौका मिला। सभी खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने पानी उबाला और 3 सीजनिंग पैकेट्स उसमें डाल दिए। फिर मैंने नूडल केक को धीरे से बर्तन में रखा और जैसे ही वह लंबे समय से भूली हुई खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं रोते हुए नूडल्स खाता रहा, जैसे कोई भूखा जानवर खाने पर टूट पड़ता है। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब मैंने पेट भरकर और सुरक्षित महसूस करते हुए खाना खाया था। खाना खत्म होते ही मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन मैं समझ चुका था कि यहाँ छिपे रहना हमेशा के लिए सोल्यूशन नहीं था। जल्दी या देर से यह कन्वीनियंस स्टोर ज़ॉम्बीज से भर ही जाता, और अगर ज़ॉम्बीज नहीं आते तो दूसरे सर्वाइवर्स इस जगह को खोज लेते। मुझे एक सेफर बेस ढूंढना ही था। सिर्फ फूड और वाटर होने से इस वेस्टलैंड में इंसान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता था। मुझे वेपन्स की भी जरूरत थी, वरना मैं किसी भी वक्त आसान शिकार बन सकता था। मैंने सारी सप्लाईज 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में भरनी शुरू कर दी। फिर मैंने दरवाजा हल्का सा खोला और बाहर की दुनिया को ध्यान से देखा। सड़क पर कुछ ज़ोंबीज बिना मकसद इधर उधर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े फ्रूट नाइफ को कसकर पकड़ लिया। वह नाइफ भी अब रिफ्रेश होने के बाद बिल्कुल नया और तेज हो चुका था। अब निकलने का समय आ गया था। बाहर निकलना टेंस जरूर था, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं। मैंने तंग पिछली गलियों का इस्तेमाल करके
ज्यादातर ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश की और जब भी कोई ज़ॉम्बी रास्ता रोकता, मैं पूरी ताकत से उसके ऊपर कोक का रिफ्रेश्ड कैन फेंक देता। जैसे ही वह लड़खड़ाता, मैं तुरंत नाइफ से उसका काम खत्म कर देता। धीरे धीरे मैं शहर के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ता गया। मेरा टारगेट था ब्लू बे रेजिडेंसेस। यह शहर की सबसे फेमस और हाई क्लास सोसाइटीज में से एक थी, जहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। उसकी ऊंची और मोटी दीवारें कम से कम शुरुआती दिनों में ज़ॉम्बीज को रोक सकती थीं। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था, तब मैं स्कूल में था और उसी दिन उनसे मेरा संपर्क टूट गया था। मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट टूट चुका था और अब उन्हें ढूंढना ही मेरा इकलौता गोल बन गया था। लेकिन ब्लू बे तक पहुंचने का सफर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। पूरा शहर पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुका था। हर मेन रोड पर अबैंडन्ड व्हीकल्स का ढेर लगा हुआ था और रास्ते भर मैंने ऐसी ट्रेजेडीज देखी जिन्हें शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सप्लाईज के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। छोटी छोटी चीजों के लिए वायलेंट फाइट्स हो रही थी। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि लियू यानयून का बिट्रेयल इस क्रूर दुनिया में शायद सबसे छोटी चीज थी, क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटी खुद ही टूट चुकी थी। अब इंसान ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि एक दूसरे से ज्यादा डरने लगे थे। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया। उसके विशाल आयरन गेट्स पूरी तरह बंद थे और दीवारों पर गार्ड्स तैनात थे। जैसा मैंने सोचा था, यह जगह अब सर्वाइवर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुकी थी। मैं कुछ देर दूर छिपकर सब कुछ ध्यान से देखता रहा। अगर मुझे अंदर जाना था तो उनकी इंस्पेक्शन पार करनी ही पड़ती। मैंने अपना बैग खोला और ज्यादातर सप्लाईज एक छिपे हुए सीवर में छुपा दिए। अपने पास सिर्फ 2 पानी की बॉटल्स और आधा पैकेट क्रैकर्स रखा। मैं चाहता था कि मैं किसी आम रेफ्यूजी जैसा दिखूं। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगा। तभी दीवार के ऊपर से एक तेज आवाज गूंजी, रुको, कौन है वहाँ? मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाए और ऊपर की तरफ देखा। मेरा चेहरा धूल और मिट्टी से पूरी तरह गंदा हो चुका था। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ। मेरा नाम लिन फैन है। मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। दीवार के ऊपर खड़ा आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। बिल्डिंग 17, लिन फैन, वेरीफाई करो। शायद वह रेडियो पर मेरी जानकारी चेक कर रहा था। कुछ सेकंड बाद भारी आयरन गेट हल्का सा खुला। एक आदमी स्टील पाइप पकड़े हुए बाहर आया और शक भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, आईडी दिखाओ। मैंने पहले से तैयार किया हुआ आईडी बाहर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने आईडी चेक किया और फिर ऊपर से नीचे तक मुझे गौर से देखने लगा। बस तुम अकेले हो? तुम्हारी सप्लाईज कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से सिर झुका लिया। मेरी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। रास्ते में मुझे लूट लिया गया। मेरे पास बस यही बचा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ लीं, जैसे उसे मेरी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ हो। लेकिन मेरी कमजोर हालत और दयनीय शक्ल देखकर उसका शक थोड़ा कम हो गया। वह पीछे हटते हुए बोला, अंदर आ जाओ, लेकिन यहाँ के रूल्स याद रखना। हर नए इंसान को अपनी आधी सप्लाईज जमा करनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए डूब गया, लेकिन लकीली मैं पहले से इसकी तैयारी करके आया था। मैंने चुपचाप एक बॉटल पानी और आधा पैकेट क्रैकर्स उसे दे दिया। उस आदमी की आंखों में हल्की सी नफरत झलकी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अंदर जाने दिया। और जैसे ही मैं ब्लू बे के अंदर पहुंचा, मैंने राहत की सांस ली। यहाँ का माहौल अब भी टेंस था, लेकिन कम से कम यहाँ ऑर्डर बाकी था। कुछ लोग लगातार पेट्रोल कर रहे थे, जबकि बाकी डिफेंसेस को और मजबूत बना रहे थे। कम्युनिटी सेंटर के पास औरतें और बच्चे एक साथ इकट्ठा बैठे थे। पूरा इलाका अपोकलिप्स के बीच एक छोटे सेफ आइलैंड जैसा लग रहा था, बाहर की खूनी दुनिया से फिलहाल पूरी तरह अलग। बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठी एक बुजुर्ग औरत ने मुझे बताया कि अब यहाँ सब कुछ ब्रदर बाव चलाता है। पहले वह इसी सोसाइटी का प्रॉपर्टी मैनेजर था, लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने के बाद उसने अर्थ एलिमेंट पावर्स जागृत कर ली। फिर उसने गार्ड्स की एक टीम बनाई और पूरे इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली। अब यहाँ हर रेजिडेंट को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से डेली राशंस मिलते थे। ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो पेट्रोल या लॉजिस्टिक्स टीम में काम करना पड़ता था, लेकिन मैंने अपनी खराब हेल्थ का बहाना बनाकर किसी भी टीम में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ एक थी, अपने पेरेंट्स को ढूंढना। बेचैनी से भरे दिल के साथ मैं अपने घर की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरा दिल एकदम नीचे गिर गया। घर का सिक्योरिटी डोर जबरदस्ती तोड़ा जा चुका था। अंदर पूरा घर बुरी तरह रैंसैक्ट पड़ा था। मैं पागलों की तरह अंदर दौड़ा और जोर जोर से माँ, पापा चिल्लाने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी खामोशी सुनाई दी। लिविंग रूम की टेबल पर जमी धूल बता रही थी कि उन्हें गए कई दिन हो चुके थे। फर्श पर स्ट्रगल के निशान मौजूद थे, लेकिन कहीं खून नहीं था। शायद यही एक छोटी सी राहत की बात थी। मैं धीरे से जमीन पर बैठ गया। पहली बार मेरे अंदर ऐसा कंफ्यूजन और डर भर गया था
जिसे मैं संभाल नहीं पा रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी बाहर से कदमों की आवाज आने लगी और फिर एक घिनौनी हंसी के साथ किसी आदमी की आवाज गूंजी। अरे वाह, लगता है एक और बचा हुआ मिल गया। मैंने तुरंत सिर उठाया और देखा कि दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक मुझे बेहद बुरी नजरों से घूर रहा था। उस आदमी का सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था। मैं उसे पहचान गया। उसका नाम स्कॉर्पियन था। वह ब्रदर बाओ के नीचे काम करने वाला एक छोटा लेफ्टिनेंट था। स्कॉर्पियन अपनी जीभ होंठों पर फेरते हुए मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई ताजा शिकार हूँ। उसकी आंखों में साफ साफ बुरी नीयत दिखाई दे रही थी। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारे घर वालों पर ब्रदर बाओ के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उधार थे, इसलिए उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अब यह जगह हमारी है। मेरी आंखें ठंडी हो गईं और मैंने धीरे से पूछा, मेरे पेरेंट्स के साथ तुम लोगों ने क्या किया? स्कॉर्पियन बस नाक सिकोड़कर हंस पड़ा। हमने सिर्फ उन्हें बाहर फेंका है। अपोकलिप्स में बेकार लोगों के साथ यही होता है। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। लेकिन तुम थोड़े काम के लगते हो। अगर हमारे लिए छोटे मोटे काम करोगे तो शायद यहाँ जिंदा रहने दिया जाए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना नाइव था। मैंने सोचा था कि यह जगह एक सेफ हेवन होगी, लेकिन सच में यहाँ भी वही जंगल लॉ चल रहा था। जैसे जैसे वे दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे, मेरा हाथ धीरे से बैग के साइड पॉकेट की तरफ सरक गया। अंदर वही फ्रूट नाइफ रखा था जिसकी धार मैंने चमकती हुई तेज कर रखी थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार ही हो रहा था कि तभी दरवाजे से एक ठंडी महिला आवाज सुनाई दी, रुको! स्कॉर्पियन और उसके आदमी तुरंत वहीं जम गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके चेहरों की घिनौनी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह तुरंत डर और चापलूसी ने ले ली। दरवाजे पर खड़ी वह महिला काले कॉम्बैट गियर में थी। उसके हाथ में एक टैंक डाव थी जिसकी ब्लेड पर अभी भी गहरे लाल खून के निशान लगे हुए थे। उसके पीछे कई और डेंजरस दिखने वाले टीम मेंबर्स खड़े थे। मैं उसे तुरंत पहचान गया। वह शनलिंग थी, ब्लेड स्क्वाड की कैप्टन और पूरे गार्ड की सबसे ताकतवर फाइटर। अफवाह थी कि उसने रेयर मेटल टाइप एबिलिटी जागृत की थी। उसकी असली ताकत कितनी थी यह कोई नहीं जानता था। वह ब्रदर बाओ की सबसे भरोसेमंद वेपन मानी जाती थी। शनलिंग ने स्कॉर्पियन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी ठंडी नजर सीधे मेरे ऊपर आकर रुकी। फिर उसने सपाट आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तुरंत इस मौके को लाइफलाइन की तरह पकड़ लिया। मैं जल्दी से बोला, ये लोग मुझे परेशान करने आए हैं। मेरी बात सुनते ही स्कॉर्पियन का चेहरा बदल गया। वह तुरंत घबराकर सफाई देने लगा। कैप्टन शेन, इसकी बातों में मत आइए। इसके पेरेंट्स पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का कर्ज था। हम तो बस प्रॉपर्टी कलेक्ट करने आए थे। शनलिंग की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी साफ महसूस हो रही थी। प्रॉपर्टी कलेक्ट करने के लिए 2 आदमी और दरवाजा ब्लॉक करना जरूरी था? उसकी बात सुनते ही स्कॉर्पियन का चेहरा सफेद पड़ गया। शनलिंग ने बस एक शब्द कहा, निकलो, और अगले ही पल स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो। वह अपने आदमियों को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से गायब हो गया। खतरा टलते ही मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं लगभग गिरने ही वाला था कि शनलिंग ने मुझे गौर से देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। फिर वह ठंडी आवाज में बोली, आगे से उस भीड़ से दूर रहना। यह साफ था कि वह ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे आवाज दी, कैप्टन शेन, 1 मिनट। वह रुक गई, लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या आपको पता है मेरे पेरेंट्स को कहाँ ले जाया गया? उनका नाम लिन जियानगुओ और वांग शियुमेई है। शनलिंग कुछ सेकंड सोचती रही, फिर शायद उसे कुछ याद आया। वह धीरे से बोली, ब्रदर बाओ ने उन सभी लोगों को नॉर्थ गेट के बाहर वाली अबैंडन्ड फैक्ट्री में भेज दिया। जो लोग सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं जगा पाए या जो बूढ़े और कमजोर थे, वह इसे नेचर के हवाले करना कहता है। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल डूब गया। एक अबैंडन्ड फैक्ट्री जहां ना खाना हो न प्रोटेक्शन। यह सीधे सीधे लोगों को मरने के लिए छोड़ने जैसा था। शनलिंग के जाने के बाद मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे हर हाल में नॉर्थ गेट फैक्ट्री पहुंचना था और अपने पेरेंट्स को ढूंढकर वापस लाना था। लेकिन उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाला और जल्दी जल्दी खाकर एनर्जी रिस्टोर की। तभी मेरी नजर स्कॉर्पियन के छोड़े हुए स्टील पाइप पर पड़ी। वह रस्टेड था और थोड़ा टेढ़ा भी हो चुका था। मैंने बिना समय गंवाए उस पर अपना हाथ रख दिया। रिफ्रेश! अगले ही पल मेरे हाथों में एक बिल्कुल नया चमचमाता स्टील पाइप मौजूद था। लेकिन मैं जानता था कि यह अभी भी काफी नहीं था। मैं तुरंत किचन की तरफ भागा और डैड का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट निकाल लाया। उसके अंदर मल्टीपर्पज मिलिट्री शवल, सर्वाइवल एक्स और एक शार्प डैगर रखा था। वे तीनों वेपन्स लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से पूरी तरह ब्लंट हो चुके थे। मैंने बिना देर किए उन सब पर रिफ्रेश इस्तेमाल किया।
अगले ही पल मिलिट्री शवल, सर्वाइवल एक्स और डैगर फिर से रेजर शार्प बन चुके थे। जैसे ही रात हुई, मैं पेट्रोल की शिफ्ट चेंज का फायदा उठाकर चुपचाप बाहर निकल गया और सीधे नॉर्थ गेट की तरफ बढ़ने लगा। नॉर्थ गेट मैं एंट्रेंस के मुकाबले कहीं ज्यादा सुनसान था। वहां सिर्फ 2 गार्ड्स खड़े थे जो लगातार जम्हाइयां ले रहे थे। मैंने उन्हें अलर्ट नहीं किया, बल्कि सर्वेलेंस के ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढकर उसी रास्ते आगे बढ़ा। फिर मैंने अपने रिफ्रेश्ड रोप का इस्तेमाल किया। वह रोप बिल्कुल नई और मजबूत थी। उसकी मदद से मैं आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार पार कर गया। लेकिन दीवार के दूसरी तरफ का नजारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। चारों तरफ बंजर वेस्टलैंड फैला हुआ था और दूर अंधेरे में एक फैक्ट्री खड़ी थी, जैसे कोई खामोश स्टील मॉन्स्टर। हवा में सड़ांत की बदबू भरी हुई थी। अंधेरे से बीच बीच में ज़ॉम्बीज़ की डरावनी ग्राउल सुनाई दे रही थीं। मैंने स्टील पाइप को कसकर पकड़ा और झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन जितना मैं फैक्ट्री के करीब पहुंचता गया, ज़ॉम्बीज की संख्या उतनी बढ़ती गई। आखिरकार मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया। फैक्ट्री के एंट्रेंस पर कम से कम दर्जन भर ज़ॉम्बीज जमा थे। वे किसी आवाज से अट्रैक्ट होकर पागलों की तरह सील्ड आयरन गेट पीट रहे थे और अंदर से हल्की चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरा दिल घबराहट से भर गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स अंदर ही थे, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मुझे जल्दबाजी करने से रोक रहा था। मैंने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई। तभी फैक्ट्री की साइड वॉल पर ऊंचाई में बनी विंडोज दिखाई दी। वे जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर थीं। शायद मैं उन्हीं के जरिए अंदर जा सकता था। यह सोचते ही मैंने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी अबैंडन्ड कार पर दे मारा। पत्थर विंडशील्ड से टकराया और तेज क्रैक की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। जैसा मैंने सोचा था, एंट्रेंस पर मौजूद ज़ॉम्बीज तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ गए। वे लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगे और मैंने उसी मौके का फायदा उठाया। मैं बिजली की तेजी से फैक्ट्री वॉल तक पहुंचा। फिर बैकपैक से रोप निकाली जिसके सिरे पर क्लाइंबिंग पिक बंधा हुआ था। मैंने उसे पूरी ताकत से ऊपर की तरफ घुमाकर फेंका। क्लाइंबिंग पिक सीधा विंडो सिल में जाकर मजबूती से फंस गया। मैंने गहरी सांस ली और तेजी से रोप पर चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में मैं विंडो तक पहुंच गया। मैंने खुद को अंदर खींचा और फैक्ट्री के भीतर रोल करते हुए उतरा। अंदर एक विशाल प्रोडक्शन फ्लोर था जहां हर तरफ रस्टेड मशीन्स और टूटे हुए पार्ट्स बिखरे पड़े थे। टूटी हुई छत से सिर्फ चांदनी की पतली किरणें अंदर आ रही थीं। पूरा माहौल डरावना और खामोश था। तभी वर्कशॉप के दूसरे कोने से दबे हुए रोने और बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं सावधानी से उन आवाजों की तरफ बढ़ने लगा। डिस्कार्डेड मशीनरी से घिरे एक कोने में दर्जनों सर्वाइवर्स बैठे हुए थे। उनमें ज्यादातर बूढ़े लोग और बच्चे थे। और तभी मेरी नजर अचानक मेरे पेरेंट्स पर पड़ी। वे दोनों कोने में एक दूसरे से सटे बैठे थे। मेरी माँ अपने घुटनों को पकड़कर चुपचाप रो रही थी, जबकि मेरे पिता उन्हें कसकर पकड़े हुए थे और लगातार दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जिंदा देखकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। मेरी आंखें उसी पल नम हो गईं। मेरी आंखें उसी पल आंसुओं से भर गईं। मैं कांपती आवाज में बस इतना कह पाया, माँ। मेरी आवाज सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। मेरे पेरेंट्स ने भी तुरंत सिर उठाया और जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनके चेहरे शौक से खुशी में बदल गए। मेरी माँ रोते हुए तुरंत मेरी तरफ भागी। अगले ही पल हम तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़ चुके थे। इस बेरहम अपोकलिप्स में हमारा दोबारा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस पल ऐसा लगा जैसे सारी चिंता और डर अचानक गायब हो गया हो। लेकिन तभी एक कर्कश आवाज ने उस इमोशनल मोमेंट को तोड़ दिया। ओए, तू अंदर आया कहाँ से? एक चेहरे पर बड़े स्कार वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे कई हट्टे कट्टे जवान खड़े थे। साफ था कि वही इस जगह का लीडर था। उसकी नजर सीधे मेरे भरे हुए बैकपैक पर जा टिकी। वह लालची मुस्कान के साथ बोला, दम है लड़के, अकेले यहाँ तक पहुँच गया। अब जरा वो बैग खोल कर दिखा, अंदर क्या है? मैं तुरंत अपने पेरेंट्स के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, ये मेरा है। मेरी बात सुनते ही स्कार हंस पड़ा। तुम्हारा? यहाँ किसी चीज पर किसी का हक नहीं होता। यहाँ सब कुछ मेरा है। फिर उसने अपनी मशेटे उठाई और मुझे घूरने लगा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो बैग मुझे दे दे। उसके पीछे खड़े गुंडे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में वही नजर थी जो शिकारी अपने शिकार को देखकर रखते हैं। इस फैक्ट्री में मौजूद बूढ़े और कमजोर लोग शायद इन्हीं लोगों के हाथों दबाए गए थे। सभी के चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। वे सिर्फ बेबस होकर यह सब देख रहे थे। यह देखकर मेरे पिता तुरंत मेरे सामने आ गए। उन्होंने मजबूरी में मुस्कुराते हुए स्कार से कहा, बॉस, मेरा बेटा अभी बच्चा है, उसके बैग में बस थोड़ा खाना है, आप सब ले लीजिए, बस उसे नुकसान मत पहुंचाइए। लेकिन स्कार की आंखों में अब लालच से भी ज्यादा कुछ था। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, अब मुझे सिर्फ उसका बैग नहीं चाहिए, मुझे इसकी जान भी चाहिए। इतना कहते ही वह अचानक मेरी तरफ झपटा। उसी पल मेरी
मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैं पीछे हटने के बजाय सीधा उसकी तरफ बढ़ गया। मैंने अपने स्टील पाइप को तेज एंगल में घुमाया और पूरी ताकत से उसके रिस्ट पर दे मारा। अगले ही पल एक डरावनी क्रैक की आवाज गूंजी। स्कार की कलाई अजीब तरीके से मुड़ गई। दर्द से उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं जैसा दुबला पतला लड़का पलटकर हमला करेगा। स्कार दर्द से पसीने पसीने हो चुका था। वह पागलों की तरह चिल्लाया, तुमने मुझे मारा? इसे पकड़ो, मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि यह तरस जाएगा। उसके गुंडे तुरंत मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने अपना बैकपैक पेरेंट्स की तरफ फेंका और दोनों हाथों से पाइप पकड़ लिया। एक आदमी ने वुडन क्लब उठाकर मेरे सिर पर वार किया। मैं तेजी से एक तरफ हट गया और रिस्ट घुमाकर पाइप का दूसरा सिरा सीधे उसकी ग्रॉइन पर दे मारा। वह आदमी दर्द से चीखता हुआ वहीं दोहरा होकर गिर पड़ा। मेरी हर मूवमेंट बिल्कुल साफ और बिना किसी बेकार हरकत के थी। मेरे हर वार का निशाना बॉडी के कमजोर जॉइंट्स थे। मैं सिर्फ उतना ही हमला कर रहा था जितना खुद को बचाने के लिए जरूरी था। लेकिन असली डराने वाली बात कुछ और थी। इतनी देर लड़ने के बाद भी मेरी स्टैमिना बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी और यही चीज धीरे धीरे उन सब के चेहरों पर डर बनकर उभरने लगी। मेरे हाथों 2 लोगों के गिरते ही बाकी गुंडों का हौसला टूट गया। अब उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्कारफेस अपनी टूटी हुई कलाई पकड़कर मुझे शौक और गुस्से से घूर रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, तू आखिर है कौन? क्या तू भी कोई एबिलिटी यूजर है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरता रहा। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से जितना दर्द और ह्यूमिलिएशन मैंने सहा था, उस पल वह सब अंदर जलते हुए गुस्से में बदल चुका था। मैंने धीरे लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, या तो निकल जाओ या मर जाओ। मेरी रूथलेस आवाज सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। स्कारफेस के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी इतने डेंजरस इंसान से टकरा जाएगा। लेकिन तभी अचानक पूरा फैक्ट्री जोर से कांप उठा। अगले ही पल आयरन गेट पर भयानक धमाका हुआ। धड़ाम! फिर दूसरा धमाका और फिर तीसरा। पूरा हॉल पैनिक से भर गया। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लोग डर से चीखने लगे, क्या हो रहा है? अचानक ज़ॉम्बीज़ इतने वायलेंट क्यों हो गए? डर पूरे फैक्ट्री में आग की तरह फैल चुका था। स्कारफेस के पास अब मुझसे लड़ने का समय नहीं था। वह अपने आदमियों के साथ गेट को पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगा। उन्होंने अपने शरीर और आसपास पड़े भारी सामान से गेट को सहारा दिया। लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर टक्कर के साथ आयरन गेट और ज्यादा अंदर धंसता जा रहा था। उसका लॉक दर्दनाक आवाजें निकाल रहा था, जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। पूरा हॉल अब डिस्पेयर से भर चुका था। मेरे पेरेंट्स डर से कांपते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थे। मैंने गेट की तरफ देखा। वह पुराना और पूरी तरह रस्टेड आयरन गेट था। और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। मैंने बिना कुछ कहे अपना स्टील पाइप उठाया और गेट की तरफ बढ़ गया। मुझे आगे बढ़ते देखकर सब शॉक्ड रह गए। एक थग चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? लेकिन मैंने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। मैं सीधे गेट के पास गया और अपना हाथ उस ठंडे जंग लगे मेटल पर रख दिया। फिर मैंने मन ही मन कहा, रिफ्रेश। और अगले ही पल सबकी आंखों के सामने चमत्कार होने लगा। वह टूटा हुआ डेंटेड गेट धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में लौटने लगा, जैसे वक्त खुद पीछे घूम रहा हो। उसकी टेढ़ी फ्रेम सीधी होने लगी और टूटे हिस्से गायब होने लगे। सिर्फ कुछ सेकंड में वहां एक चमचमाता मजबूत स्टील गेट खड़ा था। बाहर ज़ॉम्बीज़ अब भी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, लेकिन इस बार गेट सिर्फ भारी डल आवाजें निकाल रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं टूट रहा था। पूरा वर्कशॉप मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर इंसान मुझे अविश्वास से घूर रहा था। स्कारफेस का मुंह पूरी तरह खुला रह गया। वह अपनी टूटी हुई कलाई का दर्द तक भूल चुका था। कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए वह हकलाया, तो तेरी पावर रिपेयर है? लेकिन मुझे उसे कुछ समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने धीरे से अपना हाथ गेट से हटाया और उसे ठंडी नजरों से देखा। अब इस एपोकलिप्स में सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, ताकत। और अभी जो मैंने किया था उसने स्कारफेस की बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी थी। अब उसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ गहरा डर बचा था। वह कांपती आवाज में बोला, बिग ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। आप जैसे बड़े आदमी से टकराने की मेरी औकात नहीं थी। प्लीज मेरी गलती को दिल पर मत लीजिए। लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा अपने पेरेंट्स के पास चला गया। मेरी माँ मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उनकी आंखों में एक साथ कई इमोशंस थे, प्राइड, चिंता, और जैसे वह मुझे नए सिरे से पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और हल्का सा मुस्कुराया। माँ, अब चिंता मत करो, अब मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मैंने अपना बड़ा बैकपैक खोला। उसके अंदर से सेल्फ हीटिंग राइस मील, सॉसेज और पानी की बोतल निकाली।
मैंने वह सब अपने पेरेंट्स को पकड़ा दिया। माँ, पापा, पहले कुछ खा लीजिए। जैसे ही खाने की खुशबू फैली, पूरा हॉल शांत हो गया। वहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर्स की नजरें खाने पर टिक गईं। न जाने कितने दिनों से भूखे लोग उस फूड को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सपना हो। कई लोग अनजाने में जोर जोर से निगलने लगे। उनकी आंखों में साफ भूख और डेस्परेशन दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि स्कारफेस और उसके आदमी भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। इस एपोकलिप्स में फूड सोने से भी ज्यादा कीमती था और मेरे पास इतनी कैजुअली मौजूद सप्लाईज ने उन्हें पूरी तरह हिला दिया था। सच कहूँ तो गेट रिपेयर करने से भी ज्यादा शौक उन्हें इस बात से लगा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तब मैं धीरे से पलटा और स्कारफेस की तरफ देखा। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, आज से यह जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर इंसान ने उसे साफ सुना। स्कारफेस का चेहरा हल्का सा कांपा। कुछ सेकंड बाद उसने हार मानते हुए सिर झुका लिया और उसी पल इस फैक्ट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड का कंट्रोल मेरे हाथों में आ गया। सब कुछ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। ओवरवेलमिंग पावर और एंडलेस सप्लाईज के सामने स्कारफेस की अथॉरिटी पल भर में टूट गई। लेकिन मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला, क्योंकि अपोकलिप्स में इंसान भी एक रिसोर्स होता है। मैंने स्कारफेस और उसके आदमियों को गार्ड ड्यूटी और ज़ॉम्बी क्लीनअप पर लगा दिया, जबकि फूड और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी मैंने खुद संभाली। हर दिन मैं खुद को एक प्राइवेट रूम में बंद कर लेता था। बाकी लोगों को लगता था कि मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं लगातार फूड और सप्लाईज रिफ्रेश कर रहा था। धीरे धीरे क्रेट्स भर भर कर फ्रेश सामान लोगों के सामने आने लगा और अब हर कोई मुझे ऑ और रिस्पेक्ट से देखने लगा था। सभी को लगने लगा कि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, जैसे मैं अपने अंदर एंडलेस सप्लाई स्टोर करके रख सकता हूँ। अब यहाँ फूड भी था और सेफ शेल्टर भी। धीरे धीरे सर्वाइवर्स के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौटने लगी। पूरा अबैंडन्ड फैक्ट्री अब पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगा था। मेरे मैनेजमेंट में वह जगह सरप्राइजिंगली ऑर्गेनाइज्ड बन चुकी थी। माँ और पापा भी मेरे राइट हैंड बन गए थे। वे लोगों को सप्लाईज बांटने और व्यवस्था संभालने में मेरी मदद करते थे। बाकी सर्वाइवर्स के बीच उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट फिर से लौट आई थी और हर गुजरते दिन के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा था। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन एक चीज अब भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। ब्लू बे कम्युनिटी और उसका प्रॉपर्टी मैनेजर बाओ, जिसने मेरे पेरेंट्स जैसे हेल्पलेस बूढ़े लोगों को बाहर फेंक दिया था, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं यह हिसाब उससे एक दिन जरूर बराबर करने वाला था। और सच कहूँ तो ब्लू बे की डिफेंसेस और लिविंग कंडीशंस भी इस टूटी फैक्ट्री से कहीं बेहतर थीं। मैं अपने पेरेंट्स और बाकी सर्वाइवर्स को एक सचमुच सेफ जगह देना चाहता था, लेकिन उससे पहले मुझे और ताकत चाहिए थी, क्योंकि इस एपोक्लिप्स की दुनिया में सिर्फ ताकतवर इंसान ही रूल्स बनाता था। मैं अपने पेरेंट्स और उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया था एक असली घर देना चाहता था। और अब समय आ चुका था ब्लू बे वापस जाकर बाओ से हिसाब बराबर करने का। पूरे एक हफ्ते तक मैंने लगातार तैयारी की। फैक्ट्री में पड़े कई अबैंडन्ड स्कूटर्स को मैंने अपनी रेस्टोरेशन एबिलिटी से बिल्कुल नया बना दिया। वे अब फुल चार्ज और परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में थे। मैंने दर्जनों ब्रांड न्यू प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स भी तैयार किए। वेपन्स के लिए सिर्फ स्टील पाइप्स और एक्सिस ही नहीं थे। मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील निकलवाकर शार्प स्पीयर्स भी बनवाए। धीरे धीरे हमारी छोटी सर्वाइवर टीम एक असली कॉम्बैट स्क्वाड जैसी दिखने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव स्कारफेस और उसके आदमियों में आया था। अब वे पूरी तरह मेरे लॉयल बन चुके थे। आखिर मैंने उन्हें इस एपोक्लिप्स में खाना, गर्मी और जिंदा रहने की उम्मीद दी थी। मैंने उनमें से 20 सबसे ताकतवर लोगों को चुना, जिनमें स्कारफेस भी शामिल था। निकलने से पहले मैंने पूरी टीम के सामने खड़े होकर आखिरी बार सबको देखा। फिर मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इस बार हम ब्लू बे वापस भीख मांगने नहीं जा रहे। हम अपना हक वापस लेने जा रहे हैं। ब्लू बे के पास मजबूत दीवारें हैं, आरामदायक घर हैं और हम वहाँ एक सचमुच सेफ होम बनाएंगे। जो भी मेरे साथ है वह गाड़ी में बैठ जाए। मेरी बात खत्म होते ही कोई भी हिचकिचाया नहीं। अब वे लोग मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कुछ ही मिनटों में 20 व्हीकल्स का कन्वॉय पूरी ताकत के साथ ब्लू बे की तरफ निकल पड़ा। जब हम नॉर्थ गेट के पास पहुंचे तो दीवार पर खड़े गार्ड्स हमें देखकर जम गए। हमारी आर्म्ड टीम को देखकर उनके चेहरे बदल गए। एक गार्ड चिल्लाया, स्कारफेस, तुम्हें तो बाहर निकाल दिया गया था, अब वापस क्या करने आए हो? लेकिन अब स्कारफेस मेरा लॉयल आदमी था। वह सीना तान कर आगे बढ़ा और जोर से बोला, हम ब्रदर बाओ से बिजनेस की बात करने आए हैं। गार्ड हमारी बात सुनकर हंस पड़ा। तुम लोग बिजनेस? सभी मैं धीरे से व्हीकल से उतरा और सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया। मैंने पूरी शांति से ऊपर देखते हुए कहा, ब्रदर बाओ से जाकर कहो लिन फैन वापस आ गया है। गार्ड मुझे पहचानता नहीं था, लेकिन वह समझ चुका था कि इस पूरी टीम का सेंटर मैं ही हूँ। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने तुरंत रेडियो पर ऊपर खबर दी। थोड़ी देर बाद
नॉर्थ गेट धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से ब्रदर बाओ खुद बाहर आया। उसके साथ बड़ी संख्या में गार्ड्स भी मौजूद थे। उनमें शेन लिंग भी थी, ब्लेड स्क्वाड की फॉर्मर कैप्टन। ब्रदर बाओ 40 के आसपास का भारी भरकम आदमी था। उसकी आंखों में चालाकी और घमंड साफ दिखाई देता था, लेकिन हमें देखकर उसके चेहरे पर सरप्राइज चमक उठा। खासकर हमारी ब्रांड न्यू गियर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन देखकर उसकी आंखों में लालच भी उभर आया। वह हंसते हुए बोला, अरे वाह, लिटिल ब्रदर लिन फैन, काफी समय बाद मुलाकात हुई, लगता है कहीं जैकपॉट लग गया है। लेकिन मैंने उसकी बातों में समय बर्बाद नहीं किया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ब्रदर बाओ, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं अपने लोगों को ब्लू बे के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही ब्रदर बाओ जोर से हंस पड़ा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। वह हंसते हुए बोला, लिटिल ब्रदर, ब्लू बे को बचाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, तो मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया, फिर उंगलियां चटकाई। मेरे पीछे खड़ा स्कारफेस तुरंत आगे बढ़ा। वह एक भारी क्रेट उठाकर ब्रदर बाओ के सामने ले आया। जैसे ही क्रेट खोला गया, अंदर सील्ड कंप्रेस्ड बिस्किट से भरा पूरा केस दिखाई दिया। उस पल ब्रदर बाओ की आंखें लालच से चमक उठी और आसपास खड़े गार्ड्स की सांसें तक रुक गईं। ब्रदर बाओ की हंसी उसी पल गायब हो गई। उसके पीछे खड़े गार्ड्स भी शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। ब्लू बे की डिफेंसेस भले ही मजबूत थीं, लेकिन यहाँ फूड हमेशा कम पड़ता था। इतने लोगों के बीच उनकी डेली राशन मुश्किल से एक पीस ब्लैक ब्रेड तक सीमित थी, और अब अचानक उनके सामने बिस्किट से भरा पूरा क्रेट रखा था। ब्रदर बाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीमी आवाज में बोला, इतना सारा फूड तुम्हें मिला कहाँ से? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ देखा। यह जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे बस एक जवाब चाहिए, डील होगी या नहीं? ब्रदर बाओ कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, कैसी कोऑपरेशन चाहते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे लोग ब्लू बे के अंदर आएंगे, फूड का हिस्सा हम देंगे, सिक्योरिटी तुम संभालोगे, और इस जगह को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। मेरी बात सुनते ही ब्रदर बाओ का चेहरा डार्क हो गया। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, लिटिल ब्रदर, तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं इस बेस का लीडर हूँ, तो मैं अपनी पावर किसी अननोन लड़के के साथ बराबर क्यों बांटूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, बराबरी से, यही मेरी कंडीशंस हैं। अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो हम लड़कर अंदर आएंगे। लड़कर अंदर आओगे? ब्रदर बाओ की हंसी फिर गूंज उठी। सिर्फ 20 लोगों के साथ? उसी पल शेन लिंग और उसके पीछे खड़ी ब्लेड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़ी। हवा में इंस्टेंटली मर्डरस ऑरा भर गया। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे की सबसे खतरनाक ताकत थी। उनका हर मेंबर बैटल हार्डन्ड एबिलिटी यूजर था। उन्हें देखकर मेरे आदमी तुरंत टेंस हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरी नजर सीधे शेन लिंग पर टिक गई। वही शेन लिंग जिसने पहले मेरी मदद की थी, अब वह भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और सरप्राइज दोनों थे। मैंने धीरे से पूछा, कैप्टन शेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा सकते? शेन लिंग कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर लिन, आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन ब्लू बे में 200 और गार्ड्स हैं। अगर आप जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में दुश्मनी नहीं बल्कि वार्निंग थी। लेकिन ब्रदर बाओ यह सुनकर स्मग स्माइल देने लगा। वह हंसते हुए बोला, सुना तुमने? अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमाओ, अपना सारा फूड हमारे हवाले कर दो, फिर शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ रहने दूं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की तरह। लेकिन तुम्हारे आदमी, उन्हें वापस वहीं भेज दो जहाँ से आए हैं। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। कितनी चालाकी से उसने असली इरादा दिखा दिया था। वह मेरी सारी सप्लाईज लेना चाहता था और फिर मेरे लोगों को बाहर फेंक देना चाहता था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। लगता है अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया, फिर उनके पीछे मौजूद सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। सभी लोग कंफ्यूजन में उस दिशा में देखने लगे, और तभी मैंने साफ और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। मेरी बात सुनते ही पूरा इलाका कुछ सेकंड के लिए ईरी साइलेंस में डूब गया। फिर अगले ही पल जोरदार हंसी गूंज उठी। ब्रदर बाओ हंसते हंसते लगभग रोने लगा। वह शेन लिंग की तरफ मुड़कर बोला, तुमने सुना? पूरे साल में इससे मजेदार जोक नहीं सुना मैंने। लेकिन एक इंसान था जो बिल्कुल नहीं हंस रहा था, और वह थी शेन लिंग। वह बस मुझे लगातार घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सीरियस थीं। शायद उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे थे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, कि मैं सच में कुछ खतरनाक करने वाला हूँ। और अगले कुछ सेकंड ब्लू बे की दुनिया बदलने वाले थे। चेहरे से आखिरी मुस्कान भी गायब हो चुकी थी, और फिर मैंने धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू किया। ब्रदर बाओ के चेहरे की हंसी उसी पल जम गई। आसपास खड़े सभी लोगों की आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। सब एक दूसरे को घबराहट में देखने लगे। उन्हें महसूस होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वह 30 फ्लोर टावर ब्लू बे कॉम्प्लेक्स की लैंडमार्क बिल्डिंग थी, और उसी में ज्यादातर गार्ड्स के फैमिलीज रहते थे। जैसे ही मैंने एक कहा,
ब्रदर बाओ आखिरकार गुस्से में दहाड़ पड़ा। बस बहुत हुआ, ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है, इसे अभी खत्म करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल मेरा काउंटडाउन पूरा हो चुका था। मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। इस बार मैंने अपने आसपास की किसी चीज को टारगेट नहीं किया, बल्कि अपनी पावर की रेंज को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर दिया। पूरी ताकत, बिना कुछ रोके। मेरा टारगेट था 100 गज दूर खड़ी वह विशाल बिल्डिंग। और फिर मैंने मन ही मन कहा, रिफ्रेश। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई हो। सैकड़ों लोगों की डरी हुई आंखों के सामने वह 3 फ्लोर स्काईस्क्रेपर अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगा, जैसे कोई खराब टीवी सिग्नल ग्लिच कर रहा हो। पूरी बिल्डिंग लगातार ब्लर और डिस्टॉर्ट होने लगी। उसकी आउटलाइन धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और फिर सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग गायब हो गई। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, उसके अंदर मौजूद हर चीज भी हवा में मिट चुकी थी। उस जगह अब सिर्फ खाली फाउंडेशन बचा था, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। पूरा ब्लू बे डरावनी खामोशी में डूब गया। हर इंसान का चेहरा शॉक से पत्थर बन चुका था। उनकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ और टेरर था। ब्रदर बाओ के गार्ड सबसे पहले टूटे। उन्होंने अपने वेपन्स वहीं गिरा दिए और पागलों की तरह चीखते हुए भागने लगे। वे ऐसे भाग रहे थे जैसे अपोकलिप्स दोबारा शुरू हो गया हो। ब्रदर बाओ खुद भी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी पूरी 200 मैन गार्ड फोर्स पल भर में टूट चुकी थी। शन लिंग और उसके पीछे खड़ी ब्लेड स्क्वाड भागी नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर भी सिर्फ शॉक और डर था। शन लिंग की ब्लेड पकड़ने वाली उंगलियां हल्का कांप रही थीं। जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह मुझे किसी सर्वाइवर की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि जैसे उसके सामने कोई चलता फिरता देवता खड़ा हो। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर आराम से चलते हुए ब्रदर बाओ के सामने जा खड़ा हुआ। वह अभी भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ मॉन्स्टर देखने वाला डर था। मैंने शांत आवाज में पूछा, तो अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूँ? ब्रदर बाओ पागलों की तरह सिर हिलाने लगा, फिर घिसटते हुए तुरंत रास्ते से हट गया। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं पलटा और अपने पीछे खड़े स्कारफेस और बाकी लोगों को देखा। वे सब भी अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकल पाए थे। फिर मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, शहर के अंदर। मेरी आवाज सुनते ही वे जैसे होश में आए। अब उनकी आंखों में सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, वर्शिप था। वे जानते थे कि उनका लीडर स्ट्रांग है, लेकिन पूरी बिल्डिंग को मिटा देना ये उनकी कल्पना से भी बाहर था। ऐसी पावर के साथ अपोकलिप्स में सरवाइव करना अब असंभव नहीं लगता था। हमारा पूरा कन्वॉय धीरे धीरे ब्लू बे रेजिडेंसेस के अंदर दाखिल हुआ और रास्ते के दोनों तरफ खड़े लोग हमें औव से देखते रह गए। अब किसी में भी हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं बची थी। हर इंसान की आंखों में वही सवाल था, आखिर मैं कौन था? शन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड भी चुपचाप हमारे पीछे चल रही थी, जैसे वे हमें एस्कॉर्ट कर रहे हों। उसी पल मुझे समझ आ गया था कि आज के बाद ब्लू बे रेजिडेंसेस का मालिक बदल चुका है। अब यह जगह मेरी थी। ब्लू बे में सेटल होने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, हिसाब बराबर करना। ब्रदर बाओ और उसके खास इन्फोर्सर्स जो इतने समय से डर के दम पर राज कर रहे थे, उन्हें पकड़कर बंद कर दिया गया। लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मैंने उनसे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक चीज छीन ली, उनकी पावर्स। क्योंकि इवॉल्व होने के बाद मेरी रिफ्रेश एबिलिटी अब लिविंग बीइंग्स पर भी काम करने लगी थी। मैं किसी इंसान के शरीर को रिफ्रेश करके उसे परफेक्ट हेल्थ में वापस ला सकता था, और उसी तरह मैं उनके अंदर मौजूद पावर कोर को भी रिफ्रेश कर सकता था। मतलब उन्हें उस हालत में रिसेट करना जब उन्होंने अपनी एबिलिटीज पहली बार भी अवेकन नहीं की थीं। जिस पल ब्रदर बाओ एक पावरफुल अर्थ टाइप यूजर से बदलकर फिर से एक हेल्पलेस मोटा आदमी बन गया, उस पल वह पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में पहली बार असली डिस्पेयर दिखाई दिया। अब उसके पास ना ताकत बची थी, ना अथॉरिटी, ना डराने की एबिलिटी। जहां तक शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड का सवाल था, मैंने उन्हें अपने साथ मिलाने का फैसला किया, क्योंकि वे बाकी लोगों जैसे नहीं थे। वे असली फाइटर्स थे। उन्होंने अपोकलिप्स में भी अपनी कॉन्शियंस पूरी तरह नहीं खोई थी, और ऐसे लोग इस नई दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। वे असली फाइटर्स थे, और सबसे बड़ी बात, अपोकलिप्स के बाद भी उन्होंने अपनी कॉन्शियंस नहीं खोई थी। ऐसे लोग इस नई दुनिया में बेहद रेयर थे। शन लिंग के सामने ही मैंने एक कॉम्बैट में ब्लंट हो चुकी टैंग ब्लेड उठाई, फिर उस पर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की। अगले ही पल वह ब्लेड फिर से बिल्कुल नई बन गई। उसकी धार पहले से भी ज्यादा खतरनाक चमक रही थी। फिर मैंने एक्सपायरी के करीब पहुंचे एंटीबायोटिक्स का एक बॉक्स उठाया और उसे भी रिफ्रेश कर दिया। कुछ सेकंड में वे सारी मेडिसिन्स ब्रांड न्यू बन चुकी थीं। शन लिंग यह सब चुपचाप देखती रही, और उसी पल उसे आखिरकार समझ आ गया, मेरी एबिलिटी ना तो स्पेशल स्टोरेज थी और ना ही सिर्फ रिपेयर पावर। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज थी, एक ऐसी शक्ति जिसे वह खुद समझ भी नहीं पा रही थी। जैसे मैं नेचर के लॉज को ही रीराइट कर सकता हूँ।
जैसे मेरी पावर सीधे दुनिया के फंडामेंटल रूल्स को छू रही हो। पूरा रूम कुछ देर तक खामोश रहा। फिर शेन लिंग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका दिया और गंभीर आवाज में बोली, आज से ब्लेड स्क्वाड आपके आदेश मानेगी। उसी पल ब्लू बे पर मेरा कंट्रोल पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ब्लेड स्क्वाड के साथ आने के बाद मेरी पोजीशन और भी मजबूत हो गई। मैंने तुरंत पूरे ब्लू बे के लिए नए रूल्स लागू किए। अब चाहे कोई एबिलिटी यूजर हो या ना हो, अगर वह काम करेगा तो उसे खाना मिलेगा। मेरी एंडलेस सप्लाईज ने बहुत जल्दी लोगों का भरोसा जीत लिया। साथ ही मैंने कम्युनिटी के सभी ट्रबल मेकर्स को भी साफ कर दिया। धीरे धीरे पूरा ब्लू बे बदलने लगा। अब वहाँ डर और केओस की जगह ऑर्डर और होप ने ले ली थी। लोग फिर से सामान्य जिंदगी जैसी चीज महसूस करने लगे थे। पूरा कम्युनिटी पहले से कहीं ज्यादा थ्राइविंग और वाइब्रेंट बन चुका था। माँ और पापा मुझे हर दिन गर्व भरी नजरों से देखते थे। उन्होंने कभी मुझसे मेरी एबिलिटी के बारे में सवाल नहीं पूछा। उन्हें बस इतना पता था कि उनका बेटा बदल चुका है। अब मैं वह कमजोर लड़का नहीं था जिसे लोग छोड़कर चले जाते थे। मैं ऐसा इंसान बन चुका था जिस पर हर कोई भरोसा करता था। जब ब्लू बे पूरी तरह स्टेबल हो गया, तब मैंने अपनी एबिलिटी के बारे में और गहराई से सोचना शुरू किया। आखिर इसकी लिमिट क्या थी? मैं इंस्टेंट नूडल्स रिफ्रेश कर चुका था, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग्स भी। तो क्या मैं किसी इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता था? इसी सोच के बीच मुझे एक मौका मिला। एक गार्ड ज़ोंबी से लड़ते समय स्क्रैच हो गया था। उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका था। सबको लग रहा था कि अब उसे बचाना इम्पॉसिबल है। मैंने सभी लोगों को बाहर भेज दिया। फिर कमरे का दरवाजा बंद करके उसके पास गया। वह गार्ड दर्द से तड़प रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया और फिर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। एक हल्की सफेद रोशनी उसके शरीर को घेरने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके शरीर में हो रहे म्यूटेशंस वापस नॉर्मल होने लगे। मैं अपनी आंखों से उसके इन्फेक्शन को पीछे हटते देख रहा था और फिर उसका घाव पूरी तरह गायब हो गया। उसी पल मेरे अंदर इमोशंस का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं सफल हो चुका था। मैंने उसके शरीर को इन्फेक्शन से पहले वाली हालत में रिस्टोर कर दिया था। मतलब ज़ॉम्बी वायरस अब मौत की फाइनल सेंटेंस नहीं रहा। यह डिस्कवरी पूरी बिल्डिंग मिटाने से भी ज्यादा शॉकिंग थी। अगर मैं इन्फेक्शन क्यूर कर सकता था तो शायद इस एपोक्लिप्स की पूरी दुनिया बदल सकती थी। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को क्यूर कर सकता था तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि मैं और लोगों को भी बचा सकता हूँ? शायद इस पूरे एपोक्लिप्स को खत्म भी किया जा सकता था। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान बनना शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे एक पुराना हिसाब चुकता करना था। शेन लिंग को बुलाया, फिर उससे पूछा, क्या ली हुओ नाम के सर्वाइवर ग्रुप की कोई खबर मिली? वही ग्रुप जिसमें चेन यान और लियू रुइन है। चेन यान वह डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर और लियू रुइन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। शेन लिंग ने तुरंत मैप खोल दिया। फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया। हमारी इंटेल के मुताबिक उन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यह सबसे बड़ी फैक्शन बन चुकी है और उसका लीडर है चेन यान, पीक डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर। उसका नाम सुनते ही मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैंने मैप को कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कल अपने पड़ोसियों से मिलने चलते हैं। अगले दिन मैं सिर्फ शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ लेकर निकला। हम अपग्रेडेड आर्मर्ड ऑफ रोडर में सीधे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़े। रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज हमारी गाड़ी के नीचे कुचलते चले गए। कुछ ही देर में हम उस बड़े सुपरमार्केट के सामने पहुंच चुके थे, लेकिन अब वह सुपरमार्केट किसी फोर्ट्रेस से कम नहीं दिख रहा था। ऊंची दीवारों पर आर्म्ड गार्ड्स तैनात थे। हमारी अराइवल ने पूरे बेस को अलर्ट कर दिया। ऊपर से तुरंत आवाज आई, अपना नाम बताओ। शेन लिंग ने खिड़की से बाहर झुककर जोर से जवाब दिया, लान बे बेस से लिन फान आया है, ब्लेज बेस के लीडर चेन यान से मिलने। दीवार पर खड़े लोग मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन उन्होंने लान बे बेस का नाम जरूर सुन रखा था। कुछ मिनट बाद सुपरमार्केट का बड़ा गेट धीरे धीरे खुल गया और अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसने लाल लेदर जैकेट पहन रखी थी। उसके पीछे लियू रुइन खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान और चापलूसी भरा एक्सप्रेशन था। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह यहाँ काफी आराम से रह रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह पूरी तरह फ्रीज हो गई। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर कंटेम्प्ट और सुपीरियोरिटी भर गई। वह ताने मारते हुए बोली, अरे वाह, ये तो लिन फैन है। क्या हुआ, बाहर सरवाइव नहीं कर पाए, अब ब्लेज बेस में मदद मांगने आए हो? उसकी आंखों में वही पुरानी घमंडी नजर थी। शायद वह अब भी मुझे वही हेल्पलेस लूजर समझती थी। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसकी नजर शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की सावधानी उभरी, लेकिन ओवरऑल वह हमें सीरियसली नहीं ले रहा था। वह हंसते हुए बोला, लैंड बे बेस, नाम तक नहीं सुना? हम यहाँ फ्री लोडर्स को जगह नहीं देते। गोइंग जिंदा वापस जाना चाहते हो तो अपनी गाड़ियाँ और सप्लाईज छोड़ो और निकलो। उसकी आवाज में घमंड साफ सुनाई दे रहा था। उसके हिसाब से उसकी छोटी सी फायर एबिलिटी
उसे अनटचेबल बनाती थी और ल्यू रुइन भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वह स्मग स्माइल के साथ बोली, सुना ना लिन फैन, पुराने रिश्ते की वजह से सलाह दे रही हूँ, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम जैसे इंसान चेन यन के शूज चमकाने लायक भी नहीं हो, चेन यन के शूज चमकाने लायक भी नहीं हो। उसकी बात सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ल्यू रुइन, तुम्हें वह एम्प्टी इंस्टेंट नूडल कप याद है? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं अचानक वह बात क्यों उठा रहा हूँ। कप? ल्यू रुइन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, अब रास्ते से हटो, तुम लोग सामने खड़े होकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मेरी आंखें पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थीं। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें याद हो या ना हो, लेकिन मुझे सब याद है, और आज मैं तुम्हें वही नूडल कप खाने पर मजबूर करूंगा। मेरी बात सुनते ही ल्यू रुइन जोर से हंस पड़ी। उसे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बेवकूफ जोक मारा हो। वह मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, लिन फान, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नूडल कप खिलाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? उसी समय चेन यान भी हाथ बांधकर हंसने लगा। काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो किड। लगता है तुम्हें डेथ का मतलब समझाना पड़ेगा। उसकी बात खत्म होते ही उसके हाथ में आग इकट्ठा होने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी हथेली पर ब्लेजिंग फायरबॉल बन चुका था। उससे निकलती हीट आसपास की हवा तक जला रही थी। ब्लेड स्क्वाड तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ गई, लेकिन मैं और शेन लिंग अपनी जगह से हिले तक नहीं। मैं बस शांत नजरों से उस फायरबॉल को देखता रहा। फिर मैंने धीरे से सिर हिलाया। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? काफी पैथेटिक। इतना कहते हुए मैंने अपना हाथ उठा दिया और अगले ही पल कुछ इम्पॉसिबल हुआ। चेन येन की हथेली में जलती आग ऐसे बुझ गई जैसे हवा में रखी मोमबत्ती। एक हल्की फुस्स की आवाज आई और पूरा फायरबॉल हवा में गायब हो गया। चेन यान के चेहरे की स्मग स्माइल उसी पल जम गई। वह शॉक में अपनी खाली हथेली को घूरने लगा। क्या मेरी फायर कहाँ गई? उसने दोबारा अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक चिंगारी तक पैदा नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेशन एबिलिटी, पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ टेरर था। वह कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए चीखा, तुमने मेरे साथ क्या किया? लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस धीरे धीरे ल्यू रुइन की तरफ मुड़ा। वह डर से पूरी तरह जमी हुई थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब समझ आया, मुझे यह हक किसने दिया? ल्यू रुइन के होंठ कांपने लगे। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है, लेकिन उसने अपनी आंखों से चेन यान की टेरिफाइंग पावर को मेरे सामने गायब होते देखा था। अब डर की वजह से उससे ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। उसी समय शेन लिंग आगे बढ़ी। उसने ल्यू रुइन को ऐसे पकड़कर मेरे सामने फेंका जैसे कोई आलू की बोरी फेंकता है। ल्यू रुइन घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे से आंसू और नाक दोनों बह रहे थे। वह कांपती आवाज में मुझसे मर्सी मांगने लगी, लेकिन उसे देखकर मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं उठा। मैंने बस चुपचाप अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। वह एक क्रश्ड ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल कप था। ठीक वही कप जो उसने अपोकलिप्स की शुरुआत में मेरे ऊपर फेंका था। मैंने उसे आज तक संभाल कर रखा था। ल्यू रुइन की आंखें डर से फैल गईं। मेरे हाथ में पकड़ते ही वह क्रश्ड कप इंस्टेंटली रिफ्रेश हो गया। कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल नया नूडल कप बन चुका था। मैंने उसका पैकेट खोला, अंदर के नूडल्स और सीजनिंग बाहर फेंक दिए और सिर्फ खाली पेपर बोल बचाया। फिर मैंने वह एम्प्टी बोल उसके सामने जमीन पर रख दिया। ल्यू रुइन उस बोल को ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने मौत रखी हो। अब उसे समझ आ चुका था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे उस बोल की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार कांपते हाथों से ल्यू रुइन ने वह पेपर बोल उठा लिया। सैकड़ों लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। रोते हुए, कांपते हुए वह मजबूर होकर उस पेपर बोल को चबाने लगी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक दोनों बह रहे थे। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर चेन यन ये सब देखकर समझ चुका था कि उसने किस तरह के मॉन्स्टर को चैलेंज कर दिया था। उसके पैरों से ताकत निकल गई और वह भी वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बस चुपचाप ल्यू रुइन को देखता रहा जब तक उसने पूरा पेपर बोल, यहाँ तक कि उसका रैपर भी निगल नहीं लिया। पूरा ब्लेज बेस डर से जम चुका था। ली हो बेस का पतन मेरी उम्मीद से भी आसान निकला। उनका लीडर पावरलेस हो चुका था और बाकी लोग मेरी ताकत देखकर पहले ही टूट चुके थे। इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के सरेंडर कर दिया। उसके बाद मैंने दोनों बेसिस को मर्ज कर दिया। अब ब्लू बे बेस पूरे ईस्टर्न सिटी का सबसे पावरफुल सर्वाइवर फैक्शन बन चुका था। ल्यू रुइन का चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने अपनी पूरी एनर्जी बेस को डेवलप करने में लगा दी। साथ ही सुपर नेचुरल एबिलिटीज पर रिसर्च भी शुरू कर दी। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा सावधान रखती थी, अगर दुनिया को पता चल गया कि मैं ज़ॉम्बी वायरस क्यूर कर सकता हूँ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी
और जब तक मेरे पास खुद को बचाने लायक इनफ पावर नहीं हो जाती, मुझे यह सीक्रेट छिपा कर रखना था। इसीलिए मैंने सीक्रेटली एक मेडिकल लैब बनवाई। उस लैब को मेरे पेरेंट्स संभालते थे। वहाँ सिर्फ उन इन्फेक्टेड लोगों का इलाज होता था जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। मैं जिन लोगों को हील करता, वे सब मेरे सबसे लॉयल फॉलोअर्स बन जाते। धीरे धीरे मेरा इन्फ्लुएंस स्नोबॉल की तरह बढ़ता चला गया। इस दौरान मेरी मुलाकात कई दूसरे सर्वाइवर फैक्शन से भी हुई जो दोस्त बनना चाहते थे। उन्हें मैंने सप्लाईज और मदद दी, लेकिन जो दुश्मन बने उनके लिए मैंने कभी मर्सी नहीं दिखाई। समय के साथ लिन फान नाम एक लेजेंड बनता चला गया। कुछ लोग मुझे सैल्वेशन का प्रीस्ट कहते थे, तो कुछ लोग डिस्ट्रक्शन का डीमन। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, एक सच से कोई इनकार नहीं कर सकता था। मैं अब इस अपोकलिप्स की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। अपोकलिप्स के 5वें साल तक ब्लू बे बेस एक विशाल मेगा सिटी में बदल चुका था। अब वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और लोग उसे होप सिटी कहने लगे थे। हमारे पास पावरफुल डिफेंस सिस्टम था, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर थी और सबसे बड़ी बात, समाज में फिर से ऑर्डर वापस आ चुका था। लोग एक बार फिर मुस्कुराना सीख रहे थे और मैं इस पूरी सिटी का क्रिएटर और गार्डियन बन चुका था। लेकिन अब मैं शायद ही कभी पब्लिक में दिखाई देता था। मेरा ज्यादातर समय सिटी सेंटर की सबसे ऊंची टावर पर बीतता था, जहां से मैं अपनी बनाई हुई दुनिया को देखता रहता था। इन सालों में मेरी एबिलिटीज भी अनइमेजिनेबल लेवल तक इवॉल्व हो चुकी थीं। अब मुझे किसी चीज को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरी नजर के अंदर आने वाली हर चीज को मैं रिफ्रेश कर सकता था। मैं बैरन जमीन को फर्टाइल बना सकता था, कॉन्टेमिनेटेड पानी को प्योर कर सकता था। मेरी ताकत धीरे धीरे किसी सच्चे गॉड के करीब पहुंच रही थी। अब शन लिंग होप सिटी की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। वह हमेशा की तरह मेरे पीछे खड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट्स दे रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, माय लॉर्ड, वेस्ट से एक ज़ॉम्बी होर्ड हमारी तरफ बढ़ रही है। उसका लीडर एक इंटेलिजेंट एस क्लास म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें धीरे धीरे शहर के पश्चिमी होराइजन की तरफ उठ गईं। एस क्लास ज़ॉम्बीज अपोकलिप्स की सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी माने जाते थे। उनमें से हर एक के पास पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत होती थी। शन लिंग की बात सुनते ही मेरी नजर दूर होराइजन को चीरती चली गई और फिर मैंने उसे देखा। वह एंडलेस ब्लैक टाइड जो आसमान तक ढक रही थी। करोड़ों ज़ोंबीज का समुद्र हमारी तरफ बढ़ रहा था। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सूरज तक छिप गया था और उस एंडलेस होर्ड के बिल्कुल सेंटर में हड्डियों से बने एक विशाल थ्रोन पर कोई बैठा था, एक एस क्लास ज़ोंबी। वह किसी एम्परर की तरह शांत बैठा था, लेकिन उसी पल उसे भी महसूस हो गया कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसकी ब्लड रेड आंखें सीधे मेरी आंखों से टकराईं और अगले ही सेकंड एक टेरिफाइंग साइकिक प्रेशर मेरी तरफ आया। वह प्रेशर सैकड़ों मील पार करके सीधे मुझ पर टूट पड़ा। शनलिंग दर्द से कराह उठी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, लेकिन मैंने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया और वह पूरा प्रेशर धुएं की तरह गायब हो गया। शनलिंग ने गहरी सांस ली, फिर उसने स्टेडी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, होप सिटी आखिर तक आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। नहीं, आज कोई नहीं मरेगा। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, फिर होप सिटी की तरफ, फिर इस पूरी अपोकलिप्स की दुनिया की तरफ और शांत आवाज में कहा, आज यह सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अकेला होप सिटी से बाहर निकल गया। मैं सिटी वॉल के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। मेरे सामने ज़ॉम्बीज का वह एंडलेस ओशन था जो मानो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता हो और सिटी के अंदर 1 लाख लोग जायंट स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे थे। वे सभी नर्वस थे, डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें मुझ पर भरोसा था। उधर एस क्लास ज़ोंबी की रोर पूरे आसमान को हिला रही थी। उसकी आवाज सीधे लोगों की सोल तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने ज़ोंबी हॉर्ड को अंतिम हमला शुरू करने का आदेश दे दिया। करोड़ों ज़ोंबीज एक साथ होप सिटी की तरफ दौड़ पड़े और उसी समय मैंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। ऐसा लगा जैसे मैं पूरी दुनिया को गले लगाने जा रहा हूँ। सभी लोगों को लगा कि अब मैं कोई वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अटैक इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर किलिंग इंटेंट नहीं था, सिर्फ हल्की सी मर्सी थी, क्योंकि मेरी शक्ति डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनी थी, वह हमेशा रीबर्थ के लिए बनी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी पूरी पावर को बिना कुछ रोके रिलीज कर दिया। इस बार मेरा टारगेट कोई एक ज़ोंबी नहीं था, ना कोई एक एरिया, बल्कि यह पूरी घायल, टूटी हुई, मरती हुई दुनिया थी। उस पल ऐसा लगा जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर मेरे शरीर से एक एंडलेस व्हाइट लाइट फूट पड़ी, इतनी जेंटल फिर भी इतनी विशाल कि शब्द कम पड़ जाए। वह रोशनी पूरी दुनिया में फैलने लगी। जहाँ जहाँ वह लाइट पहुंची, वहाँ ज़ोंबीज अचानक रुक गए। उनके सड़े हुए शरीर धीरे धीरे हील होने लगे, उनकी धुंधली आंखें साफ होने लगीं, उनकी आंखों में भरी वायलेंस और ब्लड लस्ट गायब होने लगी और उसकी जगह कंफ्यूजन और ह्यूमैनिटी लौटने लगी। वह लाइट पूरी धरती पर फैलती चली गई। सूखी और फटी हुई जमीन से फिर से हरी घास उगने लगी
सालों बाद पहली बार साफ ब्लू स्काई दिखाई देने लगा। उधर हड्डियों के थ्रोन पर बैठा एस क्लास ज़ोंबी ये सब हॉरर में देख रहा था। उसका शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मेरी शक्ति को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि अब पूरी दुनिया रिफ्रेश हो रही थी। यह ऐसी प्राइमोर्डियल फोर्स थी जो मानो दुनिया की शुरुआत से ही मौजूद हो। उसके सामने कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह एस क्लास ज़ोंबी भी पूरी तरह बदलने लगा और कुछ ही पल बाद उसने फिर से ह्यूमन फॉर्म हासिल कर लिया। वह शॉक में अपने ही हाथों को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सच यही था, पूरी दुनिया अब रिफ्रेश हो चुकी थी। वायरस से इन्फेक्टेड हर इंसान वापस नॉर्मल बन चुका था। अपोकलिप्स ने जो कुछ भी डिस्ट्रॉय किया था वह सब फिर से जीवित होने लगा। धरती, आसमान, नदियां, जंगल, सब कुछ पहले जैसा लौट आया, मानो पिछले 5 साल सिर्फ एक नाइटमेयर रहे हों। होप सिटी के अंदर पूरी तरह साइलेंस छा गया। लोग जायंट स्क्रीन्स पर ये मिरेकल देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। हर इंसान डिसबिलीफ में जमे हुए था। समय जैसे थम गया था। फिर अचानक भीड़ में एक इंसान खुशी से रो पड़ा। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी सिटी में इमोशंस फूट पड़े। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ ही सेकंड में होप सिटी थंडरस चीयर्स से गूंज उठी। उनकी आवाजें पूरी नई दुनिया में फैल गईं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, लिन फैन, लिन फैन। मैं सिटी वॉल के ऊपर खड़ा यह सब देख रहा था। हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ शन लिंग खड़ी थी। माँ और पापा भी वहीं थे और उनके पीछे अनगिनत मुस्कुराते चेहरे, ऐसे चेहरे जिनमें पहली बार फिर से होप दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मेरी नजर सामने रखे इंस्टेंट नूडल्स पर गई। वही इंस्टेंट नूडल्स जिनसे यह सब शुरू हुआ था। मैंने उन्हें शांत नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, अगर ये नूडल्स इन्फिनिटली रिफ्रेश हो सकते हैं तो मेरे पैरों के नीचे मौजूद यह दुनिया भी हो सकती है। वीडियो देख लिया तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, वरना नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा और अगली मजेदार वीडियो नहीं देख पाओगे। सब्सक्राइब कर दो अभी, वरना लाइफ टाइम सिंगल रहोगे।